नमस्कार। मैं धीरेन श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में हम इस वक्त जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे डिस्कशन कर रहे हैं या चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं उस राज्य का नाम है सिक्किम। हम सिक्किम का चौथा इनोवेटिव आइडिया या चौथी केस स्टडी आज आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, आज आपके साथ साझा कर रहे होंगे। मैं ये बुकलेट अगर आपको दिखाऊं तो इस बुकलेट में आपको सिक्किम राज्य का लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो इनोवेटिव आइडियाज हमें मिले ये सिक्किम राज्य के शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए। उसकी हमने एक उन आइडियाज को हमने संकलित किया एक नवाचार पुस्तिका में और उस नवाचार पुस्तिका का हमने विमोचन किया और उन सभी शिक्षकों को जिनके इनोवेटिव आइडियाज इस नवाचार पुस्तिका में संकलित हुए उन सभी शिक्षकों को राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए हम आज जिस इनोवेटिव आइडिया की है, जिस केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आज हम जिस केस स्टडी के बारे में बात कर रहे होंगे उसका नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक या न्यू एज टीचिंग टेक्निक। क्या है न्यू एज टीचिंग टेक्निक या क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक, इसके बारे में हम बात करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई क्वेरी आती है इन नवाचारों से संबंधित या फिर इस केस स्टडी से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पे मुझसे पूछ सकते हैं। उसे आप लिखते जाइएगा जिससे भूल ना जाए और वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां पे आप अपने प्रश्न, अपने क्वेरीज, अपने कंसर्न, अपने क्वेश्चंस मेरे से साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपने अनुभव उन सभी शिक्षकों से या उन सभी व्यक्तियों से जो हमसे किसी भी ऑनलाइन माध्यम, चाहे वो फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब हो, आप उन तक अपनी बातें, अपने अनुभव पहुंचा सकते हैं। अपने अनुभव साझा करने के, अपने प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप अगर फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के आप अपने प्रश्न या अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप हमें जूम पे देख रहे हैं या फिर फेसबुक में देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे जूम पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आप हमसे संवाद कर सकते हैं, सामने बैठ करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, बोल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपके अनुभव साझा आप कर सकते हैं हमारे साथ और आपके अनुभव प्राप्त कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए, हो सकता है आपका अनुभव या आपका प्रश्न किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी हो। उस अनुभव से उन्हें कुछ बहुत बेहतर सीखने को मिले और हो सकता है आपका साझा किया हुआ अनुभव वो अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर लाभान्वित हो रहे हैं और उन बच्चों के लिए कुछ और बेहतर कर पा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इनोवेटिव आइडिया, आज की केस स्टडी की तरफ, जिसका नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक। क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली में या विद्यार्थी केंद्रित प्रणाली तभी संभव है जब विद्यार्थी पठन पाठन को लेकर के इंटरेस्टेड हो, मोटिवेटेड हो और अपनी भागीदारी निभा रहे हो, अपनी सहभागिता निभा रहे हो। और शिक्षक एक मेंटर, एक गाइड, एक मार्गदर्शक के भांति उन्हें उनका मार्गदर्शन कर रहे हो, उन्हें शिक्षा दे रहे हो। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन तभी पूरी होती है जब बच्चा या विद्यार्थी महज सिर्फ जानकारियां एकत्रित ना कर रहा हो, बल्कि पठन पाठन की इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भागीदारी निभा रहा हो, पूर्ण रूप से भागीदार बन रहा हो। और अगर बच्चा अपनी सहभागिता निभाता है, भागीदार बनता है इस पठन पाठन की प्रक्रिया में, तभी निश्चित तौर पर चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, वह पूर्ण रूप से क्रियान्वित विद्यालय में की जा सकती है। इसी बात को समझते हुए हमारे इनोवेटिव टीचर्स ने, हमारे नवाचारी शिक्षक ने
या शिक्षकों ने कई सारे ऐसे तरीके दिए जिससे बच्चों को, विद्यार्थियों को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो गतिविधि आधारित हो, जो सिर्फ रटन पद्धति पर केंद्रित ना हो। ऐसी शिक्षा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो, जिससे बच्चा गतिविधि के आधार पर ही बहुत सारी बातें सीख ले, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ले। और गतिविधि आधारित जो शिक्षा होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है, हम सब जानते हैं कि कॉन्क्रीट होती है, ठोस होती है, और यही शिक्षा ही असल मायने में पूर्ण रूप से शिक्षा होती है। जब बच्चा स्वयं अनुभव करके सीखता है, जब बच्चा स्वयं लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, तो निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से सीख रहा होता है। टीचर ने कहा कि सर, सरकार ने बच्चों को विद्यालय तक लाने के लिए कई सारे प्रयास किए। उन्हें मध्याह्न भोज दिया, ड्रेसेस दिए, किताबें दी मुफ्त में, शूज दिए, साइकिल इत्यादि दी। इससे निश्चित तौर पे बच्चों का एनरोलमेंट या नामांकन दर तो बढ़ा, लेकिन उस नामांकन दर को उपस्थिति में बदलना, मतलब उस एनरोलमेंट को अटेंडेंस में बदलना अभी भी एक चैलेंज, एक चुनौती बना हुआ है शिक्षकों के लिए। टीचर ने कहा सर, मैंने सोचा ऐसा कौन सा तरीका है जिससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो स्कूल के प्रति बढ़ाया जा सके, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो रोज विद्यालय आए। तो मेरे मन में एक थॉट आया। जब मैं मेरे बोल रहा हूँ तो मेरे का मतलब यहाँ पे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए। टीचर ने कहा सर, हमारे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे जो लर्निंग है, जो सीखने सिखाने की जो प्रणाली है, जो तरीका है, ये और इफेक्टिव हो सके, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ सके, बच्चा एंजॉय कर सके पढ़ने को। पढ़ना सिर्फ उसके लिए चौक टॉक मेथड ना हो जहाँ पे शिक्षक बोर्ड पे सिर्फ चौक से लिख रहा है और बच्चा बैठ करके वही बातें उतार ले रहा है, बल्कि लर्निंग ऐसी हो जहाँ बच्चा स्वयं इन्वॉल्व हो सके। और अगर इस तरीके से हम लर्निंग देते हैं तो बच्चा निश्चित तौर पर एंजॉय करेगा, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और जो शिक्षा है वो निश्चित तौर पर ज्यादा प्रभावी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और टीचर एवं बच्चे दोनों के लिए जो मोनोटनी होती है, बोर्डम होता है कि स्कूल आए, सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, इस सेम रूटीन से हटकर कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होता है, कुछ बेहतर करने का अवसर प्राप्त होता है, कुछ नए तरीके से प्रभावी रूप से प्रयोग करने का, इम्प्लीमेंट करने का, क्रियान्वित करने का एक बेहतर तरीका यहाँ पे मिलता है शिक्षक को। जिन टीचर्स ने इनोवेटिव आइडियाज दिए, उन सिक्किम के टीचर्स के नाम मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ। ये आइडिया दिए हमें सुस्मिता राय मैम ने, जो कि जूनियर हाई स्कूल ईस्ट सिक्किम से हैं। फंपा देवी छेत्री मैम, जो कि दुगालखा रेनहोक ईस्ट सिक्किम से हैं। पेम्पा शेव भूटिया जी हैं, जो कि नॉर्थ सिक्किम से हैं। माला गुरुंग मैम है, जो कि काबी नॉर्थ सिक्किम से हैं। इसके अलावा श्वेंग सोबल भूटिया सर हैं, जो कि नॉर्थ सिक्किम से हैं। हीमा खरेल मैम है, जो कि रंका रुमटेक ईस्ट सिक्किम से हैं। प्रमिला बैसनेट मैम है, जो कि तेमी साउथ सिक्किम से हैं। तेंजिंग भूटिया सर हैं, जो कि ईस्ट सिक्किम से हैं। मोनू होंग खेवा सर हैं, जो कि सिंगटम ईस्ट सिक्किम से हैं। गर्जमान राय जी हैं, जो कि साउथ रेगू ईस्ट सिक्किम से हैं। बाइचुंग भूटिया जी हैं, जो कि अरितर ईस्ट सिक्किम से हैं। और किसे जांगू भूटिया जी हैं, जो कि नामची साउथ सिक्किम से हैं। तो ये है वो इनोवेटिव टीचर्स, 12 इनोवेटिव टीचर्स जिन्होंने केस स्टडीज दी, जिन्होंने ये नवाचार दिए। एक एक करके मैं उन शिक्षकों के इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने डिस्कस करता चलूंगा। पहला जो इनोवेटिव आइडिया हम आज आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, अभिनव शिक्षण तकनीक की केस स्टडी के अंतर्गत, उस नवाचार का नाम है आई टीच आई लर्न। मतलब मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं। कैसे मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं हो सकता है? ये हो सकता है कि मैं पढ़ूं मैं सीखूं। मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं किस तरीके से होगा? ये थॉट शायद आप शिक्षकों के मन में इस वक्त आ रहा हो। अब टीचर ने इसके पीछे क्या रीजन दिया कि मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं? आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बच्चों की साइकोलॉजी की बात करें, और मैं अक्सर एग्जाम्पल ऐसे ही देता हूं कि हम खुद को महसूस करें उस जगह पे रख के। अक्सर हम सब ने महसूस किया होगा अपने स्कूल और कॉलेज डेज के टाइम पे कि जो हमारे सीनियर्स बातें बोलते थे या जो सीनियर्स कहते थे हम उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते थे।
ज्यादा रिलेटेड फील करते थे। टीचर ने कहा कि सर ये जो साइकोलॉजी है कि जो सीनियर्स बताएं या जो बड़े लोग जिनको हम क्लास सीनियर्स बोलते हैं, भैया या दीदी कई बार बोलते हैं, अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं उनसे तो उनकी बात हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं, हर बच्चा। टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, इस साइकोलॉजी का, कि बच्चे सीनियर्स अगर ग्रास्प करते हैं आसानी से तो सीनियर्स का ही यूज किया जाए। दूसरा, हर बच्चे के अंदर सीखने की एक क्षमता होती है और बच्चे आसपास से बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर ने कहा कि सर हमारे स्कूल में कई सारे बच्चे ऐसे जो हो सकता है 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में हो, लेकिन उन्हें जो बेसिक्स होते हैं शायद वो क्लास 2nd या क्लास 3rd के भी क्लियर नहीं होता है। टीचर ने कहा सर हमारे यहाँ खासतौर पर जहाँ पे एकल शिक्षकीय विद्यालय है या बहुशिक्षकीय विद्यालय, वहां पे भी मल्टी ग्रेडेड जो स्कूल है वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। टीचर ने कहा सर हमने इसके लिए सोचा कि क्यों ना बच्चे आपस में अगर एक दूसरे को पढ़ाएं, बच्चों को प्रोत्साहन मिले, तो बच्चा और कुछ बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। और इसी कारण से टीचर ने सोचा कि क्यों ना सीनियर क्लासेस के बच्चों को जिम्मेदारी दी जाए कि वो जूनियर क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हो, मतलब सीनियर क्लास का एक बच्चा जूनियर क्लास के एक बच्चे को एक वक्त में पढ़ा रहा हो। इससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो ये कि पढ़ना, जब इंसान खुद के लिए पढ़ता है तो आप उतना डीप में, उतने गहराई में जाकर के अध्ययन नहीं करते, लेकिन जब बात आती किसी को समझाने, किसी को पढ़ाने की, तो हम बहुत गहराई में जाके अध्ययन करते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और जब हम किसी को पढ़ा देते हैं वही बात, तो वो हमारे लिए मजबूत हो जाती है, हमारे लिए कॉन्क्रीट हो जाती है, और फिर वो हमें जल्दी नहीं भूलती। अगर आपकी जानकारी के लिए, आई एम श्योर आपको पता होगा कि कई लोग जो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अक्सर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। वो ट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ाते कई बार कि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, ट्यूशन इसलिए पढ़ा रहे होते हैं कि अगर वो पढ़ा देते हैं एक बार में तो उनके जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाना होता है कोई टॉपिक, तो ज्यादा गहराई में जाकर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उनके लिए वो आसान हो जाता है। कई सारे मेरी पहचान के ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में, अभी वो खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर वगैरह एग्जाम की, लेकिन यूट्यूब में उस स्वयं जो पढ़ते हैं उसका वीडियो बना के अपलोड करते हैं। क्योंकि अब जब वीडियो अपलोड करना है जिसे देश भर का या दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, तो आप ज्यादा फोकस्ड होकर के वीडियो बनाते हो, ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, गहराई में जाके कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ते हो, और जब आप उसे किसी को पढ़ा रहे होते हो तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकता है। और इसी थॉट के साथ टीचर ने कहा कि सर हमने सोचा क्यों ना बच्चों को आपस में मर्ज किया जाए, एक सीनियर क्लास के बच्चे को जूनियर क्लास के बच्चे के साथ शामिल किया जाए, और सीनियर क्लास के बच्चे की जिम्मेदारी हो कि वो जूनियर क्लास के बच्चे को पढ़ाना। अब उदाहरण के तौर पे कि क्लास 6 के बच्चे को टीचर ने सोचा कि 6 क्लास के बच्चे जो है वो ज्यादा सहनशील है, बच्चों की बातें समझते हैं, तो इनको क्लास 3rd के बच्चों के साथ रखा जाए। लेकिन हो सकता है कि क्लास 6 के बच्चों को 3rd का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर ना हो, तो क्लास 6 के बच्चों को टीचर क्लास 2nd के बच्चों के साथ रख सकते हैं, और क्लास 7 के बच्चों को 3rd के बच्चों के साथ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। अब हर बच्चे को एक जिम्मेदारी दी गई, इसकी शुरुआत कैसे होती है? टीचर मोटिवेट करते हैं सीनियर क्लासेस के बच्चों को कि अच्छा आपको बताओ, आप मुझे बताओ अगर आपको टीचर बनने को मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं चाहते हो कि आपको टीचर बनाया जाए। सिमिलरली अगर ये अच्छा नहीं होगा कि आप जो आपकी जूनियर्स हैं या ऐसे बच्चे आपकी क्लास में जो पढ़ाई में थोड़ा सा बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन बच्चों को सहायता करने का आपको मौका दिया जाए तो आप इनकी मदद नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हेल्प हमें सबको एक दूसरे की करनी चाहिए। और अगर आप एज अ टीचर पढ़ा रहे होंगे किसी को तो आपको प्राउड फील नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। डेफिनेटली सारे बच्चों का जवाब यही होगा कि हाँ सर हमें तो अच्छा लगेगा। सिमिलरली टीचर जूनियर क्लासेस के बच्चों को मोटिवेट करता है
कि अगर आपकी दीदी या भैया अगर आपको पढ़ा रहे हो, वो आपको कोई टॉपिक बता रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं चाहते कि हम टीचर्स के अलावा भी कोई और आकर के आपको पढ़ाए, कोई और आपके जो सीनियर हैं वो आपको आकर के पढ़ाए। और आप नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई में टीचर के अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आपको कोई और भी उसमें हेल्प कर सके, तो आपको कैसा लगेगा? तो दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जूनियर जो बच्चे हैं वो भी यही हाँ में सर में हिलाएंगे कि हाँ सर या हाँ मैम हमें अच्छा लगेगा। इसके बाद एक लेक्चर डिसाइड किया जाता है कि इस स्पेसिफिक पीरियड में इस क्लास के बच्चे, फॉर एग्जांपल क्लास सेकंड और क्लास सिक्स के बच्चे एक साथ बैठेंगे और हर बच्चे को एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हर दिन ये बच्चे आपस में एक साथ बैठते हैं और साथ में ये बच्चे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे। एक जैसा या कर रहे होते, जैसे मैंने कहा कि एक ओल्डर बच्चा एक जूनियर बच्चे के साथ बैठता है और जो बच्चों के टॉपिक्स होते हैं जिससे डिसाइड किया जाता है कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, तो उस टॉपिक पे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन सिखाना है तो अब सीनियर क्लास का बच्चा जूनियर क्लास के बच्चे को मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा होगा या एडिशन सिखा रहा होगा, या और कोई टॉपिक है ईवीएस का या साइंस का या लैंग्वेज का, तो वो टॉपिक बच्चा बड़ी आसानी से सिखा रहा होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनके भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाते हैं और उनको अपनी क्लासेस में भी सीखने में दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महीने के अंत में टीचर इंटरव्यू करते हैं ओल्डर स्टूडेंट का या जो सीनियर स्टूडेंट है उनका, ये जानने के लिए कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उनके अनुभव इस गतिविधि से कैसे रहे, क्या क्या उन्हें सीखने को मिला, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव उन्होंने खुद में महसूस किए। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा से शिक्षक पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या था इस तरीके से पढ़ने का, क्यों हमने आपको आपस में बैठा करके पढ़ाया, पढ़ने का महत्व क्या है। सिमिलरली आपने अगर तरीके बदले पढ़ाने के, अलग अलग तरीके, तो आपको क्या लगता है कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर था और किस तरीके को आपने क्रियान्वित किया? इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जब जिम्मेदारी दे दी जाती किसी व्यक्ति को तो वो उस जिम्मेदारी के महत्व को धीरे धीरे समझने लग जाता है। वही बच्चा, सीनियर बच्चा जब एक स्टूडेंट की भांति क्लास में बैठा हुआ था तो वो शिक्षक की जिम्मेदारी को उस वक्त शायद नहीं समझ रहा हो, उसे पढ़ने या पढ़ाने की जिम्मेदारी या सीखना पढ़ना क्यों जरूरी है शायद इस बात का एहसास ना रहा हो। लेकिन जब वो बच्चा स्वयं शिक्षक की जगह पे खड़ा हुआ है, जूनियर बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तब इससे एहसास होता है कि शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण है, पहला। दूसरा, इससे ये भी एहसास होता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और स्वयं ये बच्चा जूनियर क्लासेस के बच्चों से सीखता हुआ, अपने कॉन्सेप्ट सीखता हुआ, इस महत्वपूर्ण शिक्षक के काम को समझता हुआ, पढ़ना क्यों जरूरी है इस बात को समझता हुआ, अपनी कक्षा में भी वो बेहतर करने का लगातार प्रयास करने लगता है। और इसीलिए शिक्षक ने इसका नाम दिया मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं। पढ़ा तो मैं रहा हूं बट एट द सेम टाइम मैं खुद भी सीख रहा हूं। तो ये था इनोवेटिव आइडिया, मैं पढ़ाऊं मैं सीखूं। उम्मीद करता हूं आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है जिज्ञासा। अक्सर आप सबने देखा होगा, और देखा क्या होगा, हम सब जब विद्यार्थी थे स्वयं, तो हमें से कई सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनके मन में क्वेश्चंस तो आते थे जब टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन संकोच बस हम हाथ नहीं उठाते थे, हम अपना प्रश्न नहीं पूछते। उसे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि हमारे मित्र क्या सोचेंगे, क्लासमेट क्या सोचेंगे अगर मैंने इतना आसान ये प्रश्न पूछा, तो उन्हें लगेगा कि अरे इसे इतना आसान सा आंसर नहीं आता, या टीचर ने मुझे कहीं बोल देंगे कि तुम कर क्या रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, तुम सुन नहीं रहे थे क्या मेरी बात। तो टीचर भी इस तरीके से बोल सकते हैं। स्टूडेंट इस डर के कारण, कई बार फियर के कारण, कई बार नर्वसनेस के कारण, या कई बार टीचर ने ये स्टूडेंट को डर लगता है कि बोलने दे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम सुन नहीं रहे थे क्या जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। इस कारण से बच्चे प्रश्न पूछने से हिचकिचाते हैं। कई बार स्वयं ही संकोच बस बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है, कई बार डर के वजह से बच्चा प्रश्न नहीं पूछता है, नहीं पूछती है।
टीचर ने कहा लेकिन सर बच्चों के मन में जिज्ञासाएं तो बहुत होती हैं, क्योंकि बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है, और जिसके मन में, जिस बच्चे के मन में जितनी अधिक जिज्ञासा है वो उतना ही अच्छा लर्नर होगा, क्योंकि जिज्ञासा ही हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, हमें नया जानने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। और इसी कारण से टीचर ने कहा कि सर इस समस्या से पार पाने के लिए कि किस प्रकार से बच्चे अपने प्रश्न मुझसे साझा करें, टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा जिज्ञासा पेटी। जिज्ञासा पेटी जिसे इंग्लिश में क्यूरियोसिटी बॉक्स बोलते हैं। टीचर ने बच्चों की ही मदद से एक जो कार्टन होते हैं, कार्टन पे एक बॉक्स बनवाया, पोस्ट बॉक्स टाइप का, इस साइज का बनवा सकते हैं। उसमें जैसे आपने अगर लेटर बॉक्स देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि चिट्ठी डालने के लिए ऊपर एक जगह होती है और नीचे भी एक जगह होती है, हल्का सा खिड़की टाइप से होती है जहां से आप चिट को निकाल सकते हैं, और उस पर छोटा सा ताला टीचर लगा देते हैं। बच्चों से जिज्ञासा पेटी बनवाई जाती है लेटर बॉक्स की तर्ज पे, और बच्चों को बोला जाता है कि ये आपकी जिज्ञासा पेटी है, इसको आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बच्चे रंगीन चार्ट आदि के माध्यम से, पेपर आदि के माध्यम से उसे सजाते हैं, उसका नाम लिखते हैं जिज्ञासा पेटी, और इसके बाद एक निश्चित स्थान पर उस जिज्ञासा पेटी को विद्यालय में लगा दिया जाता है। अब इसे क्लास वाइज करना हो तो हर क्लास में भी जिज्ञासा पेटी लगाई जा सकती है, या फिर एक कॉमन जिज्ञासा पेटी चाहे तो प्रधानाचार्य के केबिन के बगल से कहीं भी ऐसी जगह पे जहां बच्चे बड़ी आसानी से उस जिज्ञासा पेटी का इस्तेमाल कर सके, उसे लगा दिया जाता है। लगाने के बाद टीचर बच्चों को इसका महत्व बताते हैं कि जिज्ञासा पेटी का महत्व क्या है। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न उठ रहा हो तो आप अपने प्रश्न इस जिज्ञासा पेटी पे लिख सकते हैं, और आपको उसका उत्तर हर सप्ताह दिया जाएगा, या डेली बेसिस पे भी इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। अब बच्चे आसपास जो माहौल पे देखते हैं उस गतिविधि को या उस प्रश्न को उस जिज्ञासा पेटी में लिख करके और पेटी में डाल देते हैं। टीचर बच्चों को बताते हैं कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिखें, अगर आपको लगता है कि नाम लिखने की आवश्यकता है तो आप नाम ना लिखें। हाँ, लेकिन क्लास कौन सी ये आप उस पर जरूर लिखेंगे। अगर विषय आधारित कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, किताब से आधारित, तो आप उस पर चाहे तो पाठ का नाम भी लिख सकते हैं। अब जिज्ञासा पेटी में बच्चे अपने प्रश्न डालते हैं। शिक्षक चाहे तो सब दिन के अंत में जब असेंबली होती है छुट्टी होने से पहले, तो उस दौरान एक एक करके पर्चियों को खोल करके उनका उत्तर दे सकते हैं, या फिर चाहे तो सप्ताह के अंत में उन पर्चियों का उत्तर दिया जाता है। शिक्षक चाहे तो विषयवार उन पर्चियों को अलग अलग कर सकते हैं और एक एक करके उनका आंसर असेंबली के टाइम में दे सकते हैं, या फिर अगर वो जेनेरिक है तो असेंबली में उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लास पे आधारित है तो, और असेंबली में इतना टाइम नहीं है, तो शिक्षक क्लास पे भी जिस क्लास का प्रश्न है उस क्लास का उत्तर वहां पे दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि बच्चे अपने प्रश्न अब निसंकोच शिक्षक से पूछ सकते हैं। बच्चों को डांट का या डर का कोई खौफ नहीं होता। जब असेंबली में आंसर होते हैं कई सारे क्वेश्चन, तो जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर आप पहली से 5वीं तक के बच्चों का सिलेबस देखेंगे तो वो लगभग एक समान होता है, बस थोड़ा सा उसमें लेवल की बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे पहले में क्लास में हम बात करें तो ए फॉर एप्पल हो गया। अब पहले में फ्रूट्स के नाम आपको बताया गया कि ये 2-3 फ्रूट होते हैं। सेकेंड क्लास में आए तो फ्रूट्स के नाम 8-10 हो गए। थर्ड क्लास में आए तो आपको फ्रूट के जो ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं वो दिखाए गए, या उनकी इमेजेस होती, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। फोर्थ क्लास में आए तो आपको ये पता चला कि किस सीजन में कौन से फ्रूट उगते हैं इत्यादि। अगली क्लास में आए तो आपको ये पता चलता है कि बीज है, बीज से किस प्रकार से फल उगाए जाते हैं, कैसे फलों के लिए मौसम की जरूरत होती है, बीज के क्या क्या हिस्से होते हैं, किस प्रकार से बीज जर्मिनेट होते हैं, कैसा पानी, कैसा वातावरण की उन्हें आवश्यकता होती है। तो बात फलों की हो रही थी, लेकिन उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। तो हो सकता है क्लास 5th के बच्चे को क्लास 3rd वाली इंफॉर्मेशन ना हो, तो जब जेनेरिक क्वेश्चंस के आंसर असेंबली में होते हैं तो सारे बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज होता है वो बढ़ता जाता है, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों को उसी असेंबली के दौरान पता चल जाती है। तो
उदाहरण के तौर पे बच्चा एक स्कूल से आ रहा था, घर से स्कूल आ रहा था, और उसने सोलर पैनल की एक टंकी देखी। अब उसके मन में प्रश्न आया कि सोलर पैनल पे जो टंकी रहती है, पंप से किस तरीके से पानी नीचे से ऊपर चला जाता है। तो शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से पानी नीचे से ऊपर चला जाता है। किस तरीके से जो सूर्य की जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या किस तरीके से सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, और किस तरीके से पानी नीचे से ऊपर टंकी पे सौर ऊर्जा के माध्यम से चला जाता है। तो इस तरीके के विभिन्न प्रश्न बच्चों के मन में आ सकते हैं और टीचर इनका उत्तर देते हैं। बच्चे आसपास क्या खेती किसानी से संबंधित, या फिर घरों से संबंधित, या फिर ट्रैफिक लाइट से संबंधित, या फिर जो गाड़ियां चल रही हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन है, उनसे संबंधित, या ऐसे कोई भी प्रश्न टीचर के सामने बच्चे लाते हैं और टीचर उनका उत्तर देते हैं। इसके फायदा ये होता है कि बच्चे की जो जिज्ञासा है वो लगातार बढ़ते हुए जाती है, और बच्चों को जो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो उसका जो नॉलेज होता है कॉन्क्रीट होता है, और लगातार जो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है वो बढ़ती है। बच्चा आसपास अब जब गुजरता है तो वो इस दृष्टि से चीजों को देखता है कि इससे क्या प्रश्न बनता है, या ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, या अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बहुत कुछ बच्चों को इससे सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है घटना चक्र या फिर साइकिल ऑफ इवेंट्स। क्या है साइकिल ऑफ इवेंट्स, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो चीजों को महसूस कर करके सीखने लगता है, देखने लगता है, उन्हें समझने लगता है। जैसे आपने अगर छोटा बच्चा देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा पालने में लेटा हुआ है, बेड में लेटा हुआ, उसके हाथ में आप कुछ भी दीजिए तो सबसे पहले उस चीज को क्या करता है, क्या करता है वो अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है, वो उसे मुंह के पास ले जाता है, उसे चेक करके, उसे लिख करके उसको अनुभव करता है कि ये चीज क्या है। तो बच्चे की जो हैबिट है, जो एक गुण है, वो अनुभव करने का ही है, आसपास के वातावरण से सीखने का ही। आप देखते होंगे कि बच्चा साल भर नहीं बोल रहा है, तो क्या, जब वो साल भर नहीं बोल रहा है तो बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। वो 1.5 साल 2 साल तक जब तक नहीं बोल रहा है तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए अपनी वोकैबुलरी, अपनी शब्दावली बढ़ाता है, और वो बच्चा एकदम से फिर बोलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। तो बच्चे आसपास के माहौल को देखता हुआ ही चलना, दौड़ना, बात करना, खाना खाना इत्यादि सारी बातें सीखते हैं, जैसा माहौल में देखते हैं। और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि बच्चा दूसरों को देख करके सीखता है। जब बच्चे की उम्र छोटी होती है तो वो जैसा दूसरा करते हैं वैसा ही करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो अब तर्क भी करने लगता है, या स्वयं की कसौटियों पे उन चीजों को तौलता है और फिर डिसाइड करता है कि उसे ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं। तो साइकिल ऑफ इवेंट जो है, एक या घटनाओं का चक्र, एक पॉपुलर एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको आप महसूस कीजिए, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, और फिर उसके बारे में आप बताइए। क्यों आया है नवाचार? पहला, बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसको बढ़ाने के लिए, बच्चों की जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए, बच्चों की लर्निंग को कंक्रीट करने के लिए, बच्चे को आसपास के वातावरण को निश्चित या बेहतर तौर से समझ सके, ये सिखाने के लिए। इसके लिए टीचर जो है इस एक्टिविटी को क्रियान्वित कर सकते हैं डेली बेसिस पे। वो बच्चों की स्पीकिंग मतलब बोलने की कौशल या बोलने की क्षमता, लिखने का जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, और जो बच्चों की एनालिसिस और रिसर्च स्किल है इस कौशल को बढ़ाने के लिए इस एक्टिविटी को टीचर क्रियान्वित करता है। कोई एक सिनेरियो, जनरल लाइफ की कोई इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि आप इसको रिसर्च करके या आप इसको सर्च करके लाइए।
इसके लिए जो पहला तरीका होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो ये होता है कि टीचर बच्चों को बोलते हैं कि हम कुछ ऐसी गतिविधि करने जा रहे हैं जिसमें आपको आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको ध्यान से देखना है, और जिस टॉपिक पे हम बोलेंगे उस टॉपिक के पॉइंट्स को आपको डॉक्यूमेंट करके, मतलब लिख करके और ऑब्जर्व करके लाना। उदाहरण के तौर पे टीचर ने बच्चों के ग्रुप बना दिए और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, या फिर अलग अलग ग्रुप को सेम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे शिक्षक बोल सकते हैं कि आप सारे बच्चों का जो ग्रुप है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया टीचर ने। ये 4-4 ग्रुप के 4-4 बच्चों के 5 ग्रुप बना दिए, 5-5 के 4 बना दिए, और उन्हें काम दे दिया कि आपके ग्रुप की जिम्मेदारी ये है कि आप मौसम का फसलों पे क्या परिणाम पड़ता है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके लाएं। या फिर जो लोकल व्यवसाय हैं उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए बच्चों को दिया जा सकता है, या फिर यातायात के जो साधन हमारे क्षेत्र में चलते हैं आप उनकी जानकारी एकत्रित करके लाएं। बच्चों का ग्रुप ये सारी जानकारियां जब वो विद्यालय से घर जाते हैं, घर से विद्यालय आते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक दिन वो खेती किसानी से संबंधित व्यक्तियों से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों ने जब जानकारी एकत्रित कर ली, अब बारी आती है उस जानकारी को दूसरे तक साझा करने के लिए। बच्चों का जो बोलने की क्षमता, जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनको और बेहतर करने के लिए, उनको और शार्प करने के लिए, बच्चे के अंदर जो स्टेज को लेकर के डर होता है, फियर होता है, उस स्टेज फियर को दूर करने के लिए अब बारी आती है बच्चों के प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें पहला है बाल अखबार। बाल अखबार का मतलब होता है कि बच्चे इसमें कुछ रिपोर्टर की भूमिका निभाते हैं और कुछ एडिटर इन चीफ की। बच्चे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनकी जानकारी एकत्रित करते हैं, वो एडिटर को देते हैं, और एडिटर उन जानकारियों में से जो जानकारी विद्यालय के उपयोग की हैं, काम की हैं, उन जानकारियों को एकत्रित कर लेते हैं, या फिर सभी जानकारियों को एकत्रित कर लेते हैं। और फिर क्लास के एंड में, जब स्कूल एंड होता है उससे 10 मिनट पहले असेंबली के दौरान बच्चे डिस्कस करते हैं सबके सामने। जो एक रिपोर्टर होता है, जो एडिटर होता है, वो आता है और एक एक करके हेडलाइन के तौर पर सारी न्यूज को पढ़ता है। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को बहुत सारी लोकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, बच्चे ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं। तीसरा, जब बच्चा स्टेज में आता है तो उसका स्टेज का फियर दूर होता है। चौथा, बच्चे की बोलने का जो कौशल है उसका विकास होता चला जाता है। इससे कई सारे फायदे चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर के माध्यम से होते हैं। सिमिलरली न्यूज बुलेटिन प्रेजेंटेशन इन क्लास, ये तो हमने कहा असेंबली में। दूसरा हो सकता है न्यूज बुलेटिन प्रेजेंटेशन, मतलब बच्चा क्लास में ही जो हेडिंग्स होती हैं, जो हेडलाइंस होती हैं समाचारों की, वो पढ़ सकता है कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या हमने या हमारी कक्षा के रिपोर्टर ने यहाँ पे देखा या महसूस किया, क्या पाया। सिमिलरली न्यूज आर्टिकल बना सकते हैं। एक न्यूज आर्टिकल बनाया जा सकता है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे हेडलाइंस की। अब अगर विस्तृत जानकारी देनी है तो एक आर्टिकल, एक संपादकीय बच्चे बनाते हैं मिलकर के, और उस संपादकीय में उस घटनाक्रम से संबंधित विभिन्न जानकारियां लिखी हुई होती हैं। अब एक बच्चा स्टेज में आता है और वो पूरा आर्टिकल पढ़ करके बताता है। इसके अलावा रोल प्ले हो सकता है, जैसे बच्चा रोल प्ले के माध्यम से कोई भी गतिविधि करते हुए उसके बारे में बताते हैं। सिमिलरली ऐसे कंपटीशन हो सकता है जहां बच्चों को लेख लिखने के लिए बोला जाता है। बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आप लेख लिखिए। बच्चे जब लेख लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, तो उनकी बहुत सारी विस्तृत जानकारी जो है विस्तृत होती है। बच्चे इसके लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंटरनेट इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसपास में किसी उस पेशे से जानकार व्यक्ति को या संबंधित व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करके भी निबंध लिख सकते हैं। तो ये था आज का तीसरा इनोवेटिव आइडिया, जिसका नाम था घटनाओं का चक्र। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है खाली पैकेट से शिक्षा। क्या है खाली पैकेट से शिक्षा? आइए थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं।
क्यों आया नवाचार खाली पैकेट से शिक्षा, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। टीचर ने कहा कि सर एक दिन, मैं संडे का दिन था, बैठ करके आराम से, छुट्टी थी उस दिन विद्यालय की, तो सोफे में बैठ करके अखबार पढ़ रहा था। मेरी मिसेस उस दिन मेरा भजिया खाने का मन था, भाजी बड़े खाने का मन था, तो मैंने उन्हें बोला कि आप भजिए बनाओ, ये मंगोड़ियाँ आप जानते होंगे वो बनाओ। वो किचन में बना रही थी और मैं हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी मिसेस की, मतलब उनकी पत्नी की आवाज आई कि अरे सुन रहे हैं, बच्ची खाली एक चिप्स का पैकेट लेकर के गई है, आप देखिए वो कई दिनों से पैकेट रखा हुआ है, कहीं एक्सपायर तो नहीं होगी उसकी डेट। टीचर ने कहा सर मैं अखबार पढ़ने में व्यस्त था। बच्ची आकर के सोफे में बैठी सामने, मैंने उससे कहा बेटा आप देखो एक्सपायर तो नहीं हो गया, पहले एक्सपायर हो गया या नहीं है देखो, और उसके बाद ही खाना। बच्ची ने कहा पापा ये एक्सपायरी डेट क्या होती है, और एक्सपायरी डेट लिखी कहाँ पे होती है। टीचर ने कहा सर अब मैंने अखबार हटाया अपने सामने से, और अब मैंने उसे ये बताने के लिए कि एक्सपायरी डेट एक्सपायर हुआ है या नहीं, जब उस रैपर को उठाया, उस पैकेट को उठाया, तो उस पैकेट में, अब जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो पहली बार मुझे इतनी जानकारी उस पैकेट पे मिली, और मेरे दिमाग में क्लिक किया कि इस पैकेट का इस्तेमाल तो बहुत सारी जानकारियों के लिए, या विभिन्न जानकारियों के लिए, विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अक्सर देखेंगे कि जिस राज्य में वो पैकेट बन रहा है, या जिस राज्य में वो पैकेट सेल हो रहा है, बिक रहा है, उस राज्य की भाषा उस पैकेट में लिखी होती है। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु में है तो तमिल में होगा, कर्नाटक में है तो कन्नड़ में होगा, नॉर्थ में है तो हिंदी में होगा। टीचर ने कहा कि सर इसके अलावा किस पैकेट में या किस वस्तु में कितने पोषक तत्व हैं, क्या मात्रा है, ये विभिन्न जानकारी भी उसमें दी हुई होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है इत्यादि, ये सारी जानकारी उसमें दी जाती है। दूसरा, एड्रेस दिया जाता है कि किस जगह पे बना है, किस प्रदेश में बना है, किस शहर में बना है, पिन कोड क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, बार कोड क्या है। हिंदी और इंग्लिश जैसे मैंने कहा, या इंग्लिश और जो वहां की लोकल भाषा है, राज्य की भाषा है, वो भाषा, ऐसे विभिन्न जानकारियां उस पैकेट में दी जाती है। टीचर ने कहा बच्चों को सर इन खाली इन पैकेट्स को खाने का, चिप्स और कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट्स, टॉफी, इन सबको खाने में बहुत मजा आता है, और वो पैकेट फेंक देते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इन खाली पैकेट्स का यूज किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्योंकि ये पैकेट बच्चों को बड़े आकर्षित करते हैं, फैसिनेट करते हैं, बच्चे इन्हीं पैकेट से चिप्स इत्यादि खाते हैं, तो क्यों ना इन पैकेट का इस्तेमाल किया जाए। टीचर ने कहा सर मैंने अगले दिन से एक्टिविटी अपने विद्यालय में प्रारंभ कर दी। मैंने बच्चों को बोला, एक कार्टन बॉक्स मैंने रखवाया, और मैंने बोला कि आप जो भी, पहली बात तो ये सब स्नैक्स खाएं नहीं, क्योंकि ये नुकसान करते हैं शरीर को। लेकिन अगर आप कहीं पे पाते हैं, या अगर कभी कोई खा रहे हैं, घर में आपके तेल वगैरह या शक्कर वगैरह का पैकेट आता है, नमक वगैरह का पैकेट आता है, तो वो लेकर के आप विद्यालय आए साफ करके, और उनसे हम कुछ सीखेंगे। बच्चे अपने घर से ऐसे खाली पैकेट लेकर के आते हैं, और उन पैकेट्स को उस कार्टन में रखा जाता है। टीचर एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें विभिन्न जानकारी उस पैकेट से संबंधित देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद बहुत सारे बच्चों को आज के टाइम पे हम बात करें तो पिन कोड नहीं पता होगा कि पिन कोड क्या होता है, क्योंकि अब शायद चिट्ठी वाला काम खत्म हो चुका है, या ना के बराबर रह गया है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी फॉर्म भरते थे, वो भी पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जाते थे, पर अब वो सारे फॉर्म भी ऑनलाइन जमा होने लग गए। तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पिन कोड ही ना पता हो, या एसटीडी कोड ही ना पता हो। अब पिन कोड क्या होता है, ये जानकारी उस पैकेट से दी जा सकती है। सिमिलरली बच्चों को प्रोटीन क्या है, कैलोरीज क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, और ये इसमें वेजिटेरियन है मतलब शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये किस तरीके से पहचानना है। जो हरा बॉक्स होता है, या मरून या रेड बॉक्स होता है, बार कोड क्या होता है, भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, ये सारी जानकारी बड़े आसानी से उस पैकेट के माध्यम से दी जा सकती है।
टीचर ने कहा सर क्योंकि ये वही पैकेट है जो बच्चे जिनमें ये सारी चीजें खाते हैं और बच्चे स्वयं लेकर के आते हैं तो ज्यादा फैसिनेट होते हैं और इन पैकेट के माध्यम से उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी बड़ी आसानी से दे देता हूँ। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें और आखिरी इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है गणितीय कुर्सी या मैथमेटिकल बेंचेस। गणित विषय ऐसा है जो बहुत लोगों को खासा परेशान करता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत लोग दूर भागते हैं और एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स जिसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैथ्स के बारे में कहा ही जाता है कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपके मार्क्स कटने के कहीं पे भी गुंजाइश नहीं होती है। आप चाहें तो 100 के 100 अंक भी गणित में ला सकते हैं। दूसरे विषयों में ऐसा मुश्किल होता है, बट गणित ऐसा विषय कि अगर गणित आ रही है तो आप 100 में से 100 अंक बड़ी आसानी से ला सकते हैं। और अगर आप इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट। गणित में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरे मार्क्स आएंगे और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके 0 मार्क्स। टीचर ने कहा सर बहुत बच्चे इसी कारण से क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते नंबर कम आते हैं तो उनके अंदर गणित को लेकर के एक डर बैठ जाता है और धीरे धीरे वो डर इतना प्रबल हो जाता है कि उनको गणित से डर लगने लगता है और सबसे कठिन विषय अगर उन्हें कोई लगता है तो वह गणित, वह मैथ्स। टीचर ने कहा सर मैंने सोचा कि किस तरीके से बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है गणित को लेकर के उसको सरल किया जा सके, कॉन्सेप्ट आसान बनाया जा सके बच्चों को। और अगर कॉन्सेप्ट एक बार गणित में समझ में आ गया तो फिर गणित बहुत आसान हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों का खेल। तो सच में फिर गणित बच्चों का ही खेल हो जाता है। और टीचर ने कहा कि सर मैंने इसके लिए जो क्लास में बेंच होती हैं या फिर जो टाट पट्टी होती है उसी का इस्तेमाल किया बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर इन कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। उदाहरण के तौर पर बच्चों को शेप समझाना है, बच्चों को साइज समझाना है, बच्चों को फेस वैल्यू समझाना है, बच्चों को नंबर समझाना है, बच्चों को आरोही क्रम अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर इत्यादि समझाना है। तो ये सारी जानकारी सिर्फ उन्होंने कहा बैठक की व्यवस्था के माध्यम से मैं दे देता हूँ। उदाहरण के तौर पे टीचर ने कहा सर मान लीजिए मुझे बच्चों को प्लेस वैल्यू समझाना हो, मतलब यूनिट, टेंस, 100,000 या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बच्चों को समझाना हो इत्यादि। मैंने कहा मैंने क्या किया सर, मैं हर बेंच में चौक की मदद से उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इकाई या यूनिट, दहाई, टेंस, सैकड़ा या 100,000, इस तरीके से बच्चा क्लास में आकर के अपनी अपनी सीटों पे बच्चे बैठते हैं। जब बच्चों की अटेंडेंस होती है तो अब बच्चों को सिर्फ अटेंडेंस ही अपनी नहीं बतानी होती बल्कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है राहुल, तो और अगर वो 100 प्लेस पे बैठा हुआ है तो बोलेगा राहुल 100। फॉर एग्जाम्पल आशीष 1000, मोनिका लैक्स। ये इस तरीके से बच्चे अपने नाम बताते हुए चलते हैं और अटेंडेंस के साथ और प्लेस वैल्यू के साथ बड़ी आसानी से। रोटेशन बेसिस पे होता है, हर बच्चा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ वाली पोजीशन पे बैठता रहता है रोटेशन के बेसिस पे। तो बच्चे बड़ी आसानी से प्लेस वैल्यू अब सीख लेते हैं कि सबसे पहले यूनिट आएगा, दूसरे नंबर पे टेंस आएगा, तीसरे नंबर पे 100 आएगा, मतलब सैकड़ा आएगा एंड सो ऑन। बच्चे बड़ी आसानी से प्लेस वैल्यू सीख लेते हैं और साइट लर्निंग के माध्यम से बच्चा जब रोज इस गतिविधि को देख रहा है, इस गतिविधि का हिस्सा बन रहा है, तो बड़ी आसानी से बच्चे सीख लेते हैं। सिमिलरली शिक्षक को आरोही क्रम या अवरोही क्रम पढ़ाना है, बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बच्चों के दो ग्रुप बांट दिए जाते हैं और एक ग्रुप को बोला जाता है कि आप बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हाइट के अनुसार बैठेंगे क्लास में, और दूसरे ग्रुप को बोला जाता है, दूसरी रो को, कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट के अनुसार घटते क्रम में बैठेंगे। जब बच्चे इस क्रम में रोज बैठते हैं और असेंडिंग ग्रुप डिसेंडिंग ग्रुप लिख दिया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो बच्चे बड़ी आसानी से अब इस कॉन्सेप्ट को भी, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। सिमिलरली टीचर को अगर बच्चों को शेप समझाने होते हैं तो टीचर शेप्स भी बड़ी आसानी से बैठक व्यवस्था के अनुसार ही समझा सकता है। कैसे? शिक्षक को सर्किल पढ़ाना है तो सर्कल को टीचर्स बच्चों को गोल बैठा करके पढ़ा सकते हैं।
स्क्वायर पढ़ाना है तो बच्चों को 4 बच्चे इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर। बच्चों से पूछा, अच्छे बच्चे कितने बच्चे बैठे हो इधर? बोले 4 इधर, 4 इधर, 4 और इधर 4। तो ऐसी भी कोई वस्तु जिसके तो चारों साइड भुजाएं बराबर हैं, देखो आप चारों साइड 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसी कोई वस्तु जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो कहलाता है स्क्वायर या वर्ग। सिमिलरली रेक्टेंगल पढ़ाना है तो इधर 6 बच्चे, इधर 6 बच्चे, इधर 4 बच्चे और इधर 4 बच्चे। अब टीचर ने बच्चों से पूछा कि इधर कितने बच्चे हैं, टीचर बच्चों ने कहा 6-6, इधर कितने बच्चे हैं? 4-4। दोनों साइड बच्चे समान है, अपोजिट साइड में। टीचर ने बच्चों से कहा कि ऐसी कोई वस्तु जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं एक समान है वो कहलाता है रेक्टेंगल। अब इस तरीके से टीचर बहुत सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ बैठक व्यवस्था के अनुसार बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे ही आपको पॉजिटिव और निगेटिव संख्या बतानी है तो पॉजिटिव और निगेटिव संख्या भी, एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, और टीचर ने नंबर लिख दिए। अब रोल नंबर 1 वो, या फॉर एग्जांपल कोई बच्चा, टीचर ने कहा राहुल, तो राहुल बोलेगा सर रोल नंबर, या टीचर ने बोला रोल नंबर 23, बच्चे ने बोला सर राहुल -23। टीचर ने कहा विराट, सर +23 विराट। इस तरीके से बच्चे अपनी अटेंडेंस बोलते जाते हैं और जो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यू भी बच्चे बड़ी आसानी से बताते चले जाते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को आसानी से सीखने को मिल जाते हैं। और यकीन मानिए अगर इस तरीके से गतिविधि आधारित शिक्षण हो जिसमें बच्चे स्वयं शामिल हो रहे हैं तो आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट मुश्किल होंगे बच्चों के लिए? आपको नहीं लगता कि बड़ी आसानी से बच्चे कॉन्सेप्ट सिर्फ बैठक व्यवस्था के अनुसार ही सीख गए, कक्षा के अंदर अंदर ही सीख गए, किसी विशेष टीएलएम की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी, कोई अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ा आपको, और क्लास में बैठे बैठे ही बच्चे गणित जैसा जो जटिल सब्जेक्ट जिसको आप मानते हैं बड़ी आसानी से सीख जाता है। तो ये थे 5 इनोवेटिव आइडियाज सिक्किम के अभिनव शिक्षण तकनीक के स्टडी के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ ये नवाचार आपको पसंद आए होंगे। अगर अब आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित तो आप निश्चित तौर पे मुझसे अपने प्रश्न या डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और मेरे माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं उन सभी शिक्षकों तक जो हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, जूम या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर संवाद करके अपनी बातें उन तक, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कुछ टीचर से क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं इस पे। हेमंत सोनी सर का क्वेश्चन है, नमस्कार सर। उन्होंने पूछा शून्य निवेश नवाचार के आधार पर अभिनव शिक्षण तकनीक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सुजीत सर, हेमंत सर, मैंने 5 इनोवेटिव आइडियाज आज आपसे डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, क्योंकि अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ या दे सकूं तो लगभग हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में आपको अभिनव शिक्षण तकनीक एक केस स्टडी के तौर पे अवश्य रूप से मिलेगा। और आप किसी भी राज्य की नवाचार पुस्तिका उठाएंगे आपको अभिनव शिक्षण तकनीक की एक केस स्टडी जरूर मिलेगी जिसके अंदर कई सारे नवाचार आपको मिलेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वेबसाइट www.ziei.com पे जाकर के किसी भी राज्य की पुस्तिका को इनोवेशन बुकलेट वाले कॉलम में जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से कई सारे नवाचार आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका और रोचक तरीका बता देता हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ZIIEI के इनोवेटिव पाठशाला ऐप। उसमें आपके राज्य में के करिकुलम के अनुसार, आपके राज्य के आप जिस भी कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसके सिलेबस, उसके बोर्ड के अनुसार बुक देख सकते हैं, और वहां से विभिन्न तरीके आपको 20 से 25 कम से कम तरीके मिल जाएंगे किसी भी एक पाठ को पढ़ाने के लिए।
बहुत सारे रोचक तरीके आपको ZIIEI के इनोवेटिव पाठशाला ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। विवेक सर का है ने कहा विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। कृष्ण कुमार सर का क्वेश्चन है, डियर सर आई वांट टू सबमिट माय प्रोजेक्ट, हाउ कैन आई डू। कृष्ण सर, आप बिल्कुल अपने आइडिया अपने प्रोजेक्ट हमारे साथ सबमिट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हमारी चारों कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो आपका आइडिया हम इस नवाचार पुस्तिका पे सम्मिलित करते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट, जैसा मैंने बताया कमेंट बॉक्स में आपको फेसबुक पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी मिल जाएगा, www.ziei.com पे जाइए। वहां पे जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे एक पॉपअप आएगा, उसमें नीचे सबमिट योर आइडिया या अपना आइडिया सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने आइडियाज सबमिट हमें कर सकते हैं। और आपके आइडियाज मिलने के उपरांत हमारी टीम, अगर उसको उनको कुछ डाउट होगा आपके नवाचार को समझने में, या कुछ क्वेश्चन या फिर ये समझना होगा किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होता है, तो निश्चित तौर पे आपसे संपर्क कर लेंगे। चक्रमुनि दास मैम का कहना है कि आई सबमिटेड माय आइडिया। आई एम सो ग्लैड मैम, आपने अपना आइडिया सबमिट किया। हमारी टीम उसको रिव्यू कर रही होगी और निश्चित तौर पर अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी इससे संबंधित। प्रफुल्ल सावंत मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। विवेक सर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। इसके अलावा अगर आपके कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर जूम के माध्यम से भी मुझसे सीधे तौर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे आपके अनुभव प्राप्त करके बहुत खुशी मिलती है। अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस, कोई भी अनुभव है जो आप इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप साझा कर सकते हैं। मेरे साथ इस वेबिनार में शामिल होने के लिए, मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, नवाचारों के इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इन नवाचारों में से कम एक नवाचार तो आप अवश्य रूप से अपने विद्यालय में जब विद्यार्थी आ रहे होंगे तो उसे क्रियान्वित करेंगे। और यकीन मानिए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा एक शिक्षक के तौर पे, और आपको आपके विद्यार्थियों को जब इसका बेनिफिट मिलेगा तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।